हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं। इसको देखने के बाद इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से बन जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं। तो जो अर्थव्यवस्था होता है उसको शुरू से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग आय का अर्जन करते हैं। अर्जन कहने का मतलब जमा। जो हम लोग रुपया पैसा जमा करते हैं, धन दौलत जमा करते हैं, तो जमा करना को ही हम लोग कहते हैं अर्जन करना। तो आय का अर्जन को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रिया के सम्मिलित रूप को ही हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। और इसी आर्थिक क्रिया से हम लोग का जीविकोपार्जन होता है, मतलब कि हमारा जीवन चलता है इस आर्थिक क्रिया के कारण। ये जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था से हम लोग को दो चीज़ प्राप्त होता है। पहला, आवश्यकता की पूर्ति होती है, और दूसरा, हमें रोजगार मिलता है। तो अर्थव्यवस्था हमारे जीवन को चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और इसी अर्थव्यवस्था पर हमारा परिवार ही नहीं अपितु पूरा का पूरा देश निर्भर करता है। जिस देश का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाता है वो देश रसातल में चला जाता है। कहने का मतलब है कि जिस देश का भी अर्थव्यवस्था खराब हो गया तो वो देश विकास नहीं कर पाएगा। अब देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था है ना, इसके तीन संरचना होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब बात को समझिए ये कि जो कृषि क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, वन्य वस्तुओं का संग्रह या प्राप्ति, ये आता है पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और इसके अंदर जितने भी उद्योग धंधा है वो सारा का सारा आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम तेल हो गया, गैस हो गया, बिजली का उत्पादन हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। कल कारखाने जितने भी हैं सब के सब द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं तृतीयक क्षेत्र को। तो ये जो तृतीयक क्षेत्र है, इस तृतीयक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो हम लोग को सेवाएं प्रदान करता है। सेवा प्रदान करने का मतलब वो हम लोग को हर काम में सहायता करता है। जैसे बैंकिंग प्रणाली हमारा बहुत काम का चीज़ है। अगर जो बैंकिंग नहीं रहता तो हम लोग अपना रुपया पैसा कहाँ जमा करके रखते हैं, घर में रखते हैं तो चोर उठा करके ले जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग को समस्या रहता है। तो उसके लिए ये बैंक है, बैंक बहुत सारी सुविधाएं देती है। हम लोग अपना पैसा को ढो करके नहीं लेकर के चलते हैं, हम लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग सारा काम आसानी से कर लेते हैं। बीमा हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन के साधन हो गया, व्यापार हो गया, नौकरी हो गया, अध्यापक हो गया, ये सारा का सारा आता है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को कहते हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था की संरचना है उसको तीन भाग में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र को याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे ज़्यादा तो यही आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या क्या कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र। इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य तीन प्रकार होते हैं। एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये अपना फायदा के लिए ज़्यादा काम करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो जब उत्पादन के साधन पर
किसी निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा तो उसको हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में चलता है? तो अमेरिका में, सिंगापुर में, हांगकांग में, स्विट्जरलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का किसको कहते हैं? तो जब उत्पादन के साधन पर किसी समूह का या सरकार का अधिकार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वियतनाम में, क्यूबा में और रूस में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कुछ उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है तो कुछ उत्पादन के साधन पर जनता का अधिकार है, यानी कहने का मतलब सरकार का अधिकार है या किसी समूह का अधिकार है। तो इसमें दोनों आ जाता है, किसी क्षेत्र पर पूंजीवादी का अधिकार है और कुछ क्षेत्र पर समाजवादी का अधिकार है। तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें निजी फायदा होता है, मतलब अपना फायदा होता है। जैसे कोई कंपनी है तो भाई वो अपना फायदा देखेगा, जनता का फायदा नहीं देखेगा। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता का फायदा होता है और सरकार जो भी काम करती है वो जनता को हित के लिए ही वो काम करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का फायदा होता है, निजी व्यक्ति का भी और जनता का भी, आम आदमी का भी। इसलिए भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मात्र इतना ही में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आ गया है। इसके बाद श्रम शक्ति का नियोजन। ये श्रम शक्ति का नियोजन है क्या? तो जब हम लोग अपने श्रम शक्ति कहने का मतलब हम लोग अपनी मेहनत को, जब हम लोग अपने मेहनत को नियोजित कर लेते हैं, नियोजित करने का मतलब एकत्र कर लेते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि मेहनत किस तरह से करना चाहिए और कहाँ पर करना चाहिए, इकट्ठे हो करके करना चाहिए। ये सब हम लोग को जब पता चल जाता है तो हमारा श्रम शक्ति जो है ना वो नियोजित हो जाती है। और जब श्रम शक्ति नियोजित हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है किस तरह से कार्य करना चाहिए, तब हम लोग के आय के स्तर में वृद्धि हो जाता है। आय देख रहे हैं ना, ये आय, हम लोग सारा काम आय के लिए ही करते हैं तो हम लोग के आय में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। विकासशील देश किसको कहते हैं? तो जिस देश में विकास का कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वैसे देश को हम लोग कहते हैं विकासशील देश। लेकिन जिस देश में विकास का कार्य पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है तो उसको हम लोग कहते हैं विकसित देश, कि भाई इसका विकास हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे विकासशील देश किसको कहते हैं और विकसित देश किसे कहते हैं। अब इसके बाद समझिए, जब किसी विकसित देश में आय के स्तर में वृद्धि होता है तो उसको हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं, और जब किसी विकसित देश में आय का स्तर में वृद्धि होता है तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। अब आगे चलते हैं। आर्थिक विकास की माप। जब हम लोग के देश में आर्थिक विकास होगा तो हम लोग को पता कैसे चलेगा, हम लोग उसको मापेंगे कैसे? तो मापने के लिए 4 तरीका। पहला, राष्ट्रीय आय देखेंगे, दूसरा उसका प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, तीसरा मानव विकास सूचकांक देखेंगे और चौथा उपभोक्ता व्यय देखेंगे। यही 4 चीज़ों के आधार पर देखा जाता है कि किसी देश का विकास, आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए एक एक करके हम लोग सारा को समझते हैं। सबसे पहले कहता है राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय है क्या? तो एक वर्ष में वस्तु और सेवा का जो कुल मूल्य होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। और जब उस कुल आय में हम लोग कुल जनसंख्या से भागा दे देते हैं तो वो आ जाता है प्रति व्यक्ति आय। जैसे हमारे देश का जनसंख्या मान लेते हैं कि 100 है और इसका कुल आय कितना है?
तो कुल आय मान लेते हैं कि 10,000 है। तो 10,000 में अगर जो हम लोग 100 से भागा दे देंगे तो कितना गया, 100 आ गया। तो ये 100 हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, तो हम लोग का निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक में हम लोग देखते हैं कि भाई आय में वृद्धि हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन क्या मानव में कोई विकास हो रहा है कि नहीं? तो मानव में विकास हो रहा है, ये पता किससे चलता है? तो देखेंगे कि शिक्षा का स्तर कैसा है, क्या व्यक्ति शिक्षित हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका जीवन स्तर पहले से सुधरा या नहीं सुधरा। जीवन स्तर कब सुधरेगा? जब उसका प्रति व्यक्ति आय कैसा हो, बढ़िया हो। जिसका प्रति व्यक्ति आय बढ़िया नहीं रहेगा उसका जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है कि उसका मानव विकास हुआ है या नहीं हुआ है। और चौथा नंबर में है उपभोक्ता व्यय। व्यय जो कर रहा है वो कम करना पड़ेगा। देखिए, हम लोग आर्थिक विकास ना 2 तरह से कर सकते हैं अपना आर्थिक विकास। पहला कि पैसा खूब कमाएं, और दूसरा कि जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से खर्च को कम कर दें। अगर जो आपका खर्च भी कम हो जाता है तब भी हम अपना विकास कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि विकास करने के 2 तरीके, पहला कि अपना आय में वृद्धि करो और दूसरा कि अपने खर्च में कमी करो। तो व्यय का कम करना, ये भी, इससे भी क्या होता है, विकास अधिक होता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल पूछता है शिक्षा क्या है? तो जो शिक्षा है ना, ये गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। अब आर्थिक ना कह के इसको गैर आर्थिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो शिक्षा है ना भाई, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना और उन्हें जागरूक बनाना, उन्हें हर चीज़ का जानकारी देना। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा का पैसा कमाना नहीं है। ये जो शिक्षा है इसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक बनाना है, उन्हें शिक्षित करना है ताकि उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बनाए। इसीलिए शिक्षा को आर्थिक आधार में नहीं जोड़ा गया, ये गैर आर्थिक है। आर्थिक सिर्फ हम लोग उसको कहते हैं जिससे हम लोग पैसा सिर्फ कमाते हैं, वो आर्थिक शब्द आता है। लेकिन शिक्षा, ये जो शिक्षा है ना, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, इसलिए इसको हम लोग गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कहते हैं। इसके बाद प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब आया था? ये जो मानव विकास सूचकांक है, ये सूचकांक का है इंग्लिश वर्ड है रिपोर्ट। तो ये सबसे पहले किसके कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये जारी हुआ था मानव विकास रिपोर्ट। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके बाद कहता है कि आर्थिक विकास की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो आर्थिक विकास की पहचान करने के लिए उसका देखेंगे कि आधारभूत संरचना कैसा है। आधारभूत संरचना को ही हम लोग आंतरिक संरचना भी कहते हैं। अब ये आधारभूत संरचना क्या है, क्या ऐसा हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पता चल जाएगा कि भाई उसका आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल। बिजली के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। अगर जो बिजली व्यवस्था बढ़िया है, 24 घंटा बिजली अगर जो हम लोग को मिल रहा है तो कहेंगे भाई बिजली व्यवस्था बढ़िया है। परिवहन का मतलब हो गया रोड, सड़क। अगर जो सड़क बढ़िया है तो हम लोग कहेंगे कि परिवहन के साधन भी बढ़िया है। संचार का मतलब नेटवर्किंग, जो हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो चलाते हैं, नेट का इस्तेमाल करते हैं, वो सब संचार में आ गया। रेडियो, ये सब संचार में आ गया। बैंकिंग आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। विद्यालय बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। महाविद्यालय और अस्पताल ये सब समझ रहे होंगे। अगर जो ये किसी देश का
इतनी सारे चीज़ अगर जो सही है तो हम लोग कहेंगे कि उसका आधारभूत संरचना बढ़िया है। और जिसका आधारभूत संरचना बढ़िया होगा इसका मतलब उसका आर्थिक विकास हो रहा है। अब कहता है आगे कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है। तो इसका गैर आर्थिक कारक है सामाजिक संस्था। ये जो सामाजिक संस्था है ये आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। गैर आर्थिक कारक कैसे? तो ये जो सामाजिक संस्था है ना, सामाजिक संस्था अधिकतर जो चलाया जाता है ये जनता के हित के लिए चलाया जाता है, अपनी फ़ायदा के लिए नहीं। भले ही उनका अपना भी फ़ायदा होता है लेकिन मेन उन लोगों का पर्पस रहता है कि जनता को फ़ायदा पहुंचाया जाए, जिसके वजह से भी हम लोग का आर्थिक विकास होता है। इसके बाद ये सतत विकास क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम लोग अपने अर्थ को नियोजन कर लेते हैं, मतलब कि आर्थिक नियोजन कर लेते हैं, सतत विकास कहे या आर्थिक नियोजन कहे दोनों एक ही बात है। जब हम लोग अपने संसाधन को इस तरह से उपयोग करें कि हम लोग अपना विकास तो करें ही करें लेकिन बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए भी बचा करके रखें, तब वो कहलाता है सतत विकास। और उसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक नियोजन। देखिए नीचे लिखा हुआ है अपने और अपने संतति का विकास। अपना विकास तो करना ही है लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी विकास करना है। तो ये जो सतत विकास है देश में तो लागू होता ही है लेकिन एक बार पूरे विश्व स्तर पर हुआ था 1983 ईस्वी में। जानते हैं 1983 ईस्वी में क्या हुआ था? तो पूरे विश्व मिलकर के पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग का एक बैठक किया गया और उसमें कहा गया कि भाई ये पूरे विश्व को कैसे विकास की ओर ले जाया जा सकता है, इस बात पर चर्चा किया जाए। ये जो ब्रेटलैंड आयोग है इसका पूरा नाम है पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हर्लेम ब्रेटलैंड जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे और इन्हीं की अध्यक्षता में ब्रेटलैंड आयोग का स्थापना किया गया था 1983 में। तो ये सवाल पूछता है कि ब्रेटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ये ब्रेटलैंड आयोग सतत विकास से संबंधित है। इसके बाद योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग जो है ना ये 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया गया था। अब ये डेट कैसे याद रहेगा 15 मार्च 1950? तो भाई ये जो हमारा गणतंत्र लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था और उसके बाद योजना आयोग को लागू किया गया। इस योजना आयोग का काम क्या था? तो इस योजना आयोग का काम था कि चुनाव आयोग को निर्धारित करना और पंचवर्षीय योजना निकालना। जैसे आज भी हमारे जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 5 वर्ष के लिए बनते हैं और वो एक और वो एक बजट पेश करते हैं कि हमको अपने देश का विकास कैसे करना है। तो ये सारा काम किसका है? योजना आयोग का है। लेकिन इस योजना आयोग के बारे में समझिए बढ़िया से क्या है। जानते हैं जब मोदी जी आए ना 2014 में तो सबसे पहले क्या किए कि इस योजना आयोग को भंग कर दिए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई योजना आयोग तो अभी भी चल रहा है, तो हाँ भाई चल रहा है, लेकिन जो काम अभी था अभी भी वही काम है, लेकिन बस ये योजना आयोग का नाम बदल करके और कर दिया गया नीति आयोग। बहुत मोदी जी चालाक थे। अगर जो आप लोग को जानकारी होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि 2014 में ना मोदी जी बहुत सारे चीज़ों का नाम बदल दिए थे और विकास के नाम पर बस किया जा रहा था कि नाम में परिवर्तन कर दिया जा रहा था। जैसे योजना आयोग का नाम बदल करके और नीति आयोग कर दिया गया और काम सेम टू सेम है, काम में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे किसी
प्लेटफॉर्म का भी नाम बदल दिया गया था किसी किसी जंक्शन का, जैसे मुगल सराय जंक्शन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका भी नाम बदल करके और कर दिया गया अभी भी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। बहुत सारे लोग तो अभी भी कन्फ्यूजन में रहते हैं भाई कि इस मुगल सराय का नाम ऐप में क्यों नहीं शो करता है। तो इसका कारण यही है कि बहुत सारी चीज़ों का नाम बदला गया था। इसका काम क्या है योजना आयोग का, तो योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना। नीति आयोग का भी काम यही है, सेम टू सेम पंचवर्षीय योजना बनाना। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 2015 में हुआ। भंग कर दिए थे 2014 में ही, लेकिन स्थापना हुआ 2015 में। इसका काम है देश के संसाधन का आकलन करना। योजना आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 8। ये भाई 8 सदस्य याद रखना है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, हमेशा प्रधानमंत्री। अगर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय के योजना आयोग के अध्यक्ष वही रहेंगे। अभी कौन रहेंगे, तो अभी भाई नरेंद्र मोदी हैं, तो अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। पहला पंचवर्षीय योजना कब निकाला गया था, तो 1951 से 1956 के बीच। और एक अगला है क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, एक सेकेंड, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोनस भुगतान अधिनियम बनाया गया था। ये बोनस भुगतान अधिनियम क्या था, तो जब कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो उसको बोनस दिया जाता था। कब से, पहले नहीं दिया जाता था, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में निकाला गया था कि भाई अब उसको बोनस के तौर पर कुछ मिलेगा। जैसे अगर जो आस पड़ोस में कोई नौकरी चाकरी करते होंगे या आपके घर में भी कोई करते होंगे तो देखते होंगे कि जब होली का समय आता है तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ना बोनस दिया जाता है कि भाई जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और प्रोत्साहन में क्या क्या दिया जाता है, तो कपड़ा दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है, बहुत सारे चीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इसके बाद कहता है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब हुआ, तो 1983 में। आप लोग को याद होगा जो ये ब्रेटलैंड आयोग हम पीछे बता रहे थे, देखिए ये कितना में हुआ था ब्रेटलैंड आयोग, तो ये हुआ था 1983 में हुआ था। इसके बाद सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय हमारे देश में किस राज्य का है, तो गोवा का है, याद रखना है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो बीमारू राज्य का है। बीमारू राज्य में कौन कौन आता है, तो बीमारू राज्य में 4 गो राज्य आते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये जो बीमारू शब्द बना है ना, इसके शुरू वाला लेटर से, जैसे हो गया बी हो गया, BI से बिहार हो गया, MA से हो गया मध्य प्रदेश, और R से हो गया राजस्थान, और U से हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये जो बीमारू शब्द बना है ना, वो बना है सबके अंग्रेजी वाला लेटर से बना है। बीमारू राज्य इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। और इन सारे देशों में जो जीवन स्तर है वो कृषि के आधार पर ही चल रहा है। यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं है। बिहार में अगर जो बात किया जाए तो बिहार में किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना का। और किस जिला का आय सबसे कम है, तो शिवहर जिले का। ये याद रखना है। तो ये हम लोगों ने देख लिया सारा का सारा थ्योरी। अब इस पर हम लोग देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसके पहले अगर जो आप इसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो पहले थ्योरी जरूर देखें, तभी ये सारा का सारा समझ में आएगा और आसानी से याद होगा। क्योंकि जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाला है ये सारा का थ्योरी हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इसमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इसमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो तीनों का हमने एग्जाम्पल बता दिया था, तो इसका सही आंसर हो गया भारत। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। और इसी समय हम एक और चीज़ बताए थे, जब योजना आयोग बता रहे थे तब, कि योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में और 2015 में लागू किया गया था इसको भंग करके नीति आयोग को। तो अगर नीति आयोग का गठन पूछेगा तो हम लोग कहेंगे 2015। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग विकसित देश कहते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। इसमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन में दिया पंजाब, केरला, बिहार और दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन कहता है शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। तो ये नियामक संस्था का ना आपको याद रखना पड़ेगा, SEBI। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखिए कम कहेगा तो हम लोग कहेंगे बिहार का, और जब सबसे अधिक कहेगा तो कहेंगे गोवा का। इसमें कम पूछ रहा है तो इसका आंसर हो गया बिहार। अब देखिए कहता है भारत में नीति आयोग, तो अभी बताए थे कि योजना आयोग को भंग करके और नीति आयोग को लाया गया था। तो कितना में, जनवरी 2015 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। योजना आयोग में आयोग की सदस्यों की संख्या, तो ये भी बता दिया गया था 8। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन की मुख्य साधन क्या है भाई। तो ये कृषि है, कृषि पर ही निर्भर करता है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया बी, दूसरा स्थान है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है श्रीलंका का। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी इसका हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है श्रीलंका का। आप न्यूज़ सुनते होंगे तो उसमें देखे होंगे आप। अगला नंबर क्वेश्चन 14 में कहता है इनमें से कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं। तो प्रधानमंत्री। और अभी का कौन हो जाएगा भाई। तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि यही अभी के फिलहाल प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था, तो यह है मिश्रित। 3 बार प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो समाजवादी का एग्जाम्पल आप लोग को सारा का सारा लिखा दिए थे, तो ये याद रखना। इसका आंसर है रूस। सारा जो बताया गया है जितना भी सबको याद रखना है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे। तो ये सभी वर्ग से है। तो 17 का आंसर हो गया सी। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है गरीबी कैंसर रोग की तरह है। भाई ये किसने कहा था। तो ये कहा था 18 के अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ये हो गया इसका सही आंसर। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र कहते हैं और उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को प्रथम हो गया और सेवा क्षेत्र को हो गया तृतीयक। तो इसका सही आंसर है उद्योग। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो जब 11 कहेगा तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे 11 पंचवर्षीय योजना है तो 11 × 5 = 55 जोड़ेंगे। 55 कितना में जोड़ेंगे। तो ये 55 जोड़ना पड़ेगा 1950 में। क्यों, क्योंकि 1951 में, क्योंकि 1951 से ही स्टार्ट हुआ था पंचवर्षीय योजना। पहला कार्यकाल था 1951 से 1956। तो जब आप 55 जोड़िएगा तो आ जाएगा 2006। 2000 के बाद कितना 2007, यानी कि 2007 से 2012 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है किसके द्वारा। तो सभी संसाधनों के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था 1952 में। ये भी बताया गया, लिख दिया गया है, इसलिए थ्योरी जरूर देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है किस देश में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। किसी व्यक्ति क्या हो रहा है भाई। किसी व्यक्ति
या निजी संस्था का अधिकार होता है। तो ऐसा मिश्रित में होता है कि निजी का भी कुछ पर है और कुछ पर सॉरी यार क्या बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का, तो निजी संस्था का होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, तो इसका सही आंसर हो गया ए। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 51 से 56 पीछे बताया गया था। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो क्वेश्चन नंबर 39-29 का आंसर हो गया सभी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी, संस्था एवं सेवाएं भी, आवास भी, तो इसका आंसर है सभी। अगला नंबर क्वेश्चन 30 में कहता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर भी, साक्षरता दर पर भी और स्वास्थ्य की स्थिति दर पर भी। तो ये हो गया इसमें से सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अर्धविकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होता है किसमें? तो होता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो 31 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र ये दोनों होता है, इसमें दोनों होता है, तो इसका आंसर हो गया सी। 32 का आंसर सी। 33 में कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो तीव्र आर्थिक विकास हो, उत्पादक रोजगार का सृजन भी हो, निर्धनता का निवारण भी हो। एक कहने का मतलब इसमें से सभी, तो 33 का आंसर हो गया डी। 34 में कहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण, तो सभी भाई इसमें सभी हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी, बाढ़ एवं सूखा दोनों से प्रकोप है। देखिए जो बिहार है ना, ये बिहार दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो जो दक्षिणी बिहार है इसमें सूखा ज़्यादा आता है और जो उत्तरी बिहार है वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आता है, तो ये समस्या है बिहार का। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक, तो आर्थिक विकास माप के लिए बताया गया था 4 गो होता है और इन चारों में सबसे उपयुक्त है प्रति व्यक्ति आय, तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि शामिल है और पशुपालन भी शामिल है और खनन भी शामिल है, यानी कि इसमें से सभी हो गया, तो इसका आंसर डी सही है। 36 के हो गया डी। सैंतीस नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो ये है अमेरिका। 37 को हो गया ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1983 में। 38 का ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, तो जो आर्थिक समृद्धि होता है ना वो जल्दी आसानी से नहीं होता है, तो इसके लिए दीर्घकाल लगता है, बहुत लंबा समय, दीर्घकाल माने लंबा समय, तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 40 में कहता है कि आर्थिक विकास एवं गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो ये जो सामाजिक संस्थाएं होते हैं ना, इसके बारे में लिखा दिए थे पहले कि ये गैर आर्थिक कारक होता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो 41 का सही आंसर सारा हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी इसका सही आंसर है, तो 41 को हो गया डी। 42 में कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लाया गया? तो नीति आयोग। कितना ईस्वी में लाया गया था? तो 2014 में इसको भंग कर दिया गया था और 15 में इसको लागू कर दिया गया था, तो 2015 याद रखना है, जनवरी 2015। 43 में कहता है आर्थिक विकास संबंधित है, तो आर्थिक विकास जो है ना वो दोनों पर शामिल है, परिणात्मक परिवर्तन पर भी और गुणात्मक परिवर्तन पर भी, तो इसका सही आंसर है सी। 43 का सी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 44 नंबर का सही आंसर है डी, लोक कल्याण पर। अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई याद रखना है इसका, योजना आयोग है ना, तो योजना आयोग, प्रथम योजना आयोग कब आया था? तो 1950 में योजना आयोग लागू हुआ था, 50 में स्टार्ट हुआ था, 51 से 56। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है योजना आयोग का अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए, वित्त।
47 नंबर क्वेश्चन में कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति कहने का मतलब कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 47 का सही आंसर हो गया ए। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है डेयरी विकास। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी, देखिए समाजवादी, समाजवादी का मतलब सामाजिक कल्याण। विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी, आर्थिक वृद्धि। 51 में कहता है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो ये बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये भी थ्योरी में बता दिया गया, इसलिए उसको जरूर देखें। अगला ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सतत विकास से। तो 52 के सही आंसर हो गया सी। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, गैर कहेगा तो शिक्षा है। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए, और ये सबसे ज़्यादा समझ में तभी आएगा जब आप इसका थ्योरी देखें। जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे ये आपको याद नहीं होगा, और अगर जो आप इसका थ्योरी देख लिए हैं तो इसको याद करने में कोई समय नहीं लगेगा, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा अगर आप इसका थ्योरी देख लेंगे, इसलिए उसको जरूर देखें।